Okay, so good evening, everyone. I hope I am audible properly to everyone. थोड़ा सा डिले हुआ क्लास में ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज. So now they are resolved. So we will be starting the class. The topic for today is Parliament of India, right? So पार्लियामेंट क्या होता है, कहां से आया इसका कॉन्सेप्ट, कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं है. अचानक से हमने ऐसा नहीं किया था कि हमने पार्लियामेंट को अचानक से लेकर के रख दिया या बना दिया या कंस्ट्रक्ट कर दिया. सो ये कॉन्सेप्ट है. और मोर देन, जैसे हमें नॉर्मली ये पता होता है कि पार्लियामेंट क्या है, एक बिल्डिंग है, राइट. नॉर्मली जो हम मोस्टली देखते हैं तो हम पार्लियामेंट को एज ए बिल्डिंग देखते हैं, एज ए कंस्ट्रक्शन वर्क देखते हैं कि वहां पे एक बिल्डिंग है जहां पे बहुत सारे लोग बैठे हुए होते हैं. सो पार्लियामेंट इज मच 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 मोर देन दैट. और वो क्या है एग्जैक्टली, कितनी डेप्थ में है, वो सारी चीजें आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं, राइट. सो टुडेज टॉपिक इज पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, लोकतंत्र का मंदिर, ठीक है, या फिर टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी. तो जैसे कि हमें इंडिया के बारे में पता है, इंडिया कैसी कंट्री है, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ कंट्री. या फिर कैसी गवर्नमेंट इंडिया के अंदर है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राइट. सो वी डू हैव अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राइट. तो भारत देश में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, यानी कि कैसी गवर्नमेंट है, हमारा संवैधानिक गवर्नमेंट है. या फिर हम ये कहें कि हम डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं. जैसे अलग अलग टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं, ऑटोक्रेसी अलग होती है, मोनार्की अलग होती है, डेमोक्रेसी अलग होती है. तो वी आर हैविंग अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. अब इस डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बेसिकली तीन अलग अलग अंग होते हैं, तीन डिफरेंट अंग होते हैं, या फिर सरकार के या गवर्नमेंट के तीन अंग होते हैं. वो तीन अंग कौन कौन से होते हैं, वो तीन अंग होते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, राइट. सो इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, जैसा कि इंडिया फॉलो करती है, इसमें तीन डिफरेंट विंग्स होते हैं, या तीन डिफरेंट हम कह सकते हैं कि उसके ऑर्गन्स होते हैं, राइट. देयर आर थ्री डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. कौन कौन से वो ऑर्गन्स हैं, एक बार इनको यहां पे देख लेते हैं हम लोग, और फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे. सो द थ्री डिफरेंट ऑर्गन्स दैट वी डू हैव हियर आर, तीन जो ऑर्गन्स हैं हमारे, वो हैं एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी. थर्ड वन इज जुडिशरी. अभी धीरे धीरे हम बढ़ेंगे, जो हमारा मेन टॉपिक है पार्लियामेंट की तरफ, उसकी तरफ आएंगे. बट वो आया कहां से और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है. सो तीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है, तीन डिफरेंट आप कह सकते हैं ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है. कौन कौन से, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी. सो अब इसमें से जो लेजिस्लेटिव, जुडिशरी का जैसे हमें पता है कि हमें न्याय दिलाना, न्यायपालिका हम जिसको बोलते हैं, जो कि हमारा का पूरा कोर्ट सिस्टम है, राइट. जैसे कि सुप्रीम कोर्ट है सबसे ऊपर, फिर उसके बाद हाई कोर्ट है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, और इस तरीके से एक पूरा चेन बना हुआ है. तो वो पूरा काम है यहाँ पे जुडिशरी का. एग्जीक्यूटिव का काम होता है जो भी लॉस बनते हैं या फिर जो भी नियम बनते हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, उनको फॉलो कराना. और लेजिस्लेटिव का काम होता है उन रूल्स को बनाना और उन रूल्स को रिपील करना, लागू करना, बंद करना, चेंज करना, या फिर उसको आप कह सकते हैं कि अमेंड करना. तो ये सारा काम हमारा लेजिस्लेटिव का होता है. अब लेजिस्लेटिव का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे इंडिया का, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उस पूरी गवर्नमेंट का या पूरे इंडिया का, यूनियन ऑफ इंडिया का जो सबसे इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं कि पार्ट है लेजिस्लेटिव के अंदर, वो है पार्लियामेंट का, राइट. जिसको कि हमको आप क्या बोलते हैं, संसद, राइट. उसको हम क्या बोलते हैं, संसद. सो ये जो हमारा लेजिस्लेटिव का पूरा काम है, ये किसके थ्रू रन होता है, ये रन होता है वाया पार्लियामेंट, वाया पार्लियामेंट, या फिर इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, संसद, राइट. सो बेसिकली अगर आप इसको फिजिकली समझना चाहेंगे तो फिजिकली पार्लियामेंट इज जस्ट अ बिल्डिंग. एक बिल्डिंग है, एक प्लेस है जो कि दिल्ली में सिचुएटेड है. और वहां पे क्या होता है, वहां पे बहुत सारे लोग बैठते हैं. लोग कौन होते हैं, कुछ चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जनता के द्वारा,
और कुछ सेलेक्टेड होते हैं, यानी कुछ इलेक्टेड होते हैं और कुछ सेलेक्टेड होते हैं। तो बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं, 700-800 लोग होते हैं लगभग, और वो सारे के सारे क्या होते हैं, इस जगह में, ये जो पार्लियामेंट जिसको हम बोलते हैं, इस जगह पे बैठते हैं और यहाँ पे बैठ के क्या करते हैं, लेजिस्लेटिव का काम क्या है, लेजिस्लेटिव का काम क्या है, फॉर्मुलेट द लॉज, फॉर्मुलेट द लॉस, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे काम है, अभी जब हम इसको गिनेंगे अच्छे से या फिर जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो देयर आर मल्टीपल फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट, एक फंक्शन नहीं है, लेकिन अगर आप इसको समराइज वे में समझना चाहें कि पार्लियामेंट हमारा क्या करता है, तो वो लॉस को फॉर्मुलेट करता है, बनाता है, या फिर उनको अमेंड करता है, या फिर खत्म करता है। तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लेजिस्लेटिव, जो कि होता कहां पे है, जिस जगह पे ये सारा काम हम लोग करते हैं उस जगह को हम बोलते हैं पार्लियामेंट, राइट। अब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है वो, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है वो अलग अलग देशों के पार्लियामेंट से, अलग अलग देशों का जो चलाने का रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जैसी चीजें वो फॉलो करते थे वहां से आया, ठीक है। अब इंडिया जो था 1947 के पहले क्या था, 1947 के पहले, बिफोर 1947, बिफोर 1947 व्हाट वाज देयर, हमारे साथ क्या था, हमारे साथ कॉलोनियल रूल एग्जिस्ट कर रहा था, ठीक है, वी वर अ कॉलोनी, राइट। तो ये जो कॉलोनियल रूल था, ये जो कॉलोनियल रूल था, इस पूरे कॉलोनियल रूल के दौरान ब्रिटिशर्स जो थे वो हमारे ऊपर क्या कर रहे थे, राज कर रहे थे, या फिर हमारे ऊपर उनकी सरकार का पूरा कंट्रोल था, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का। तो ऑब्वियस सी बात है, जब 1947 के बाद इंडिया आजाद हुआ 15 अगस्त को, तो उसके बाद जो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट या फिर जो स्ट्रक्चरिंग ऑफ गवर्नमेंट या फिर जो वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट जो भी चीजें आई, वो उनसे बहुत ज्यादा हद तक आप कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंस थी, राइट। हमारा देश कैसे काम करेगा, हमारे देश में कैसे सिविल सर्वेंट्स होंगे, हमारे देश में कैसे पार्लियामेंट वर्क करेगा, कैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, एमपीज का कैसे सिलेक्शन होगा, कैसे इलेक्शन होगा, कैसे विधायिका काम करेगी, कैसे कार्यपालिका और न्यायपालिका काम करेगी, ये सारी चीजें कहां से आई, कॉलोनियल रूल से आई, या फिर आप कह सकते हैं इनडायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट से आई। कहां से आई, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट, राइट। सो उसी ब्रिटिश गवर्नमेंट से हमें क्या मिला, हमें ये पार्लियामेंट वाला फंडा भी वहीं से देखने को मिला। वहीं से हमने क्या लिया कि हमारे देश में जब हमारा देश जब आजाद हो जाएगा तो हमारे देश में एक पार्लियामेंट होगी, बेसिकली आर्टिकल्स हैं, जैसे कि हमें पता है कि हम रूल्स की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट रूल्स, राइट। तो वो रूल्स हमारे देश में कैसे लागू होते हैं, किस फॉर्म में लागू होते हैं, वो आर्टिकल्स के फॉर्म में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो उन्हीं में से आर्टिकल 79 जो है, आर्टिकल नंबर 79, ठीक है, तो यहां से लेकर के और 120 प्लस तक आर्टिकल्स हैं। तो ये सारे आर्टिकल्स क्या आपको बताते हैं कि कैसे आपका पार्लियामेंट वर्क करेगा, पार्लियामेंट क्या है, पहले डेफिनेशन दी गई है, उसके बाद पार्लियामेंट में लोकसभा क्या है, आर्टिकल 80, राज्यसभा क्या है, आर्टिकल 81, और इस तरीके से कैसे वाइस प्रेसिडेंट वहां का राज्यसभा का चेयरमैन होगा, या फिर स्पीकर कौन होता है लोकसभा का, या फिर एमपीज का इलेक्शन कैसे होता है, राज्यसभा एमपीज का सिलेक्शन कैसे होता है। तो ये सारी चीजें जो है इन आर्टिकल्स में मेंशन्ड है, राइट। तो शुरुआत कहां से होती है, शुरुआत होती है आर्टिकल नंबर 71 से, जहां से हमें ये बताया जाता है कि ये जो पार्लियामेंट नामक जो प्राणी है, जगह है, प्लेस है, जो भी आप इसको बोलो, ये क्या है, ठीक है, और इसका एग्जिस्टेंस क्यों चाहिए हमारे संविधान के अंदर, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया शुरुआत में कि वी आर अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, कैसी हमारी गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि ये कैसी गवर्नमेंट है, जो जनता के द्वारा, जनता के लिए होती है, जनता द्वारा चुनी गई होती है। तो इसका मतलब ये है कि जनता सर्वोपरि है, जो कॉमन मैन है, कॉमन सिटीजन ऑफ इंडिया है, वो कैसी है, सर्वोपरि है, वो सबसे ऊपर है। तो वो सबसे ऊपर कब होगी, जब उसको प्रॉपर न्याय मिलेगा, उसको डिसीजन मेकिंग में उसकी हिस्सेदारी होगी, भागीदारी होगी, पावर शेयरिंग डायरेक्टली ना सही लेकिन इनडायरेक्टली उसके पास होगी। तो यहाँ पे जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हुए होते हैं, जिनको कि हम क्या बोलते हैं, सांसद, इनको हम क्या बोलते हैं, सिंपल सा आप इसको ऐसे समझो कि देयर आर सर्टेन मेंबर्स जो कि इस पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए थे। काम क्या है इनका, फॉर्मुलेट द लॉज। तो जो लोग पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं उन सभी लोगों को हम क्या बोलते हैं,
मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, या फिर इन शॉर्ट फॉर्म हम इनको क्या बोलते हैं, एमपीज। ठीक है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट या फिर एमपीज, राइट। तो मैंने आपको क्या बोला कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो, उसमें जनता सर्वोपरि है, जनता ही चुनती है सरकार, जनता के लिए ही चुनती है, मतलब खुद के लिए ही चुनती है, और जनता जो भी है अपने फायदे के लिए या फिर अपने वेल बीइंग के लिए, फायदा नहीं बोलेंगे, अपने वेल बीइंग के लिए यहाँ पे सरकार को चुनती है। तो किसके थ्रू चुनती है? अब जनता को मैंने एक चीज आपको बोली कि जनता यहाँ पे डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, यानी कि देश की सरकार चला तो जनता रही है, लेकिन जनता डायरेक्टली सरकार को नहीं चला रही है। तो कौन चलाएगा? अगर जनता नहीं चलाएगी और फिर भी जनता ही चलाएगी, ध्यान से समझिएगा, जनता सरकार को नहीं चला रही है लेकिन फिर भी जनता ही चला रही है, तो जनता किसके थ्रू चलाएगी? वो चलाएगी अपने द्वारा चुने हुए मेंबर्स के थ्रू, राइट। वो मेंबर्स कौन होते हैं? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि जनता के द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ये जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं ये कौन होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव्स। दीज आर द रिप्रेजेंटेटिव्स। किसके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं? ये जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है ये किसके रिप्रेजेंटेटिव हैं? ये हैं रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द कॉमन मैन ऑफ इंडिया या कॉमन सिटीजन ऑफ इंडिया, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ सिटीजन्स, राइट। सो यही रिप्रेजेंटेटिव्स मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वहां पे बैठते हैं, काम करते हैं, लॉज बनाते हैं, सरकार को चलाते हैं, देश को चलाते हैं और जनता का भला करते हैं। ठीक है, अगर हम कागजों पे जाए तो ये है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जो कि कहां होते हैं? जो कि बैठते हैं पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है सभी को? एक बार बताओ। तो यहां तक चीजें क्लियर है। तो ये हुआ हमारा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ये पार्लियामेंट का एक बेसिक आइडिया मैंने आपको दिया, ठीक है, कि पार्लियामेंट क्या होता है। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट है इंडिया में वो कहां से आई? उसका जो मेजर अगर आप देखेंगे तो कहां से आया? यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम का जो, जैसे मैंने आपको बोला कि ब्रिटिश गवर्नमेंट वहां से यहां से गई तो उन्होंने अपना एक सिस्टम जो है वो पूरा का पूरा दे दिया, तो ये पूरा जो सिस्टम है ये हमारे पास आया यूके से या फिर यूनाइटेड किंगडम से, जो कि लगभग एज इट इज है जैसा कि इंडिया का पार्लियामेंट है, विथ स्लाइट मॉडिफिकेशंस या स्लाइट आप कह सकते हैं कि चेंजेस, राइट। सो दिस इज द बेसिक यू मे से डेफिनेशन ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। क्यों जरूरी है, कैसे जरूरी है? जरूरी इसलिए है कि जनता क्योंकि खुद नहीं जा सकती है तो जनता किसको भेजेगी? अपने चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजेगी। वो कौन होंगे? वो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होंगे, वो जनता के लिए काम करेंगे। अब अगर हम बात करें कि पार्लियामेंट किन चीजों से मिलकर के बना हुआ होता है, पार्लियामेंट में क्या होता है, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पार्लियामेंट इज नॉट अ बिल्डिंग, ये बिल्डिंग नहीं है, ये क्या है? ये एक जीता जागता आप कह सकते हैं कि एंटाइटी है, राइट। सो ये जो पार्लियामेंट है ये किन किन चीजों से मिलकर के बना हुआ है या इसके क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन यहां पे कर लेते हैं, राइट। सो पार्लियामेंट बेसिकली तीन इसके पार्ट्स होते हैं। यू मे से दैट देयर आर थ्री डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द पार्लियामेंट, राइट। देयर आर थ्री डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द पार्लियामेंट। कौन कौन से पार्ट्स हैं पार्लियामेंट के, ये भी हम लोग देख लेते हैं। पार्लियामेंट के डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से हैं ये हम लोग देख लेते हैं यहां से। देयर आर थ्री डिफरेंट पार्ट्स, और ये जो तीनों डिफरेंट पार्ट्स हैं इनमें से एक को तो हम बोलते हैं, सबसे पहला और जो सबसे मुख्य और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या सिंपली हम इसको प्रेसिडेंट भी बोल देते हैं, ठीक है। सो द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और सिंपली द प्रेसिडेंट। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है वो है लोकसभा, लोकसभा, और जो थर्ड वन इज राज्यसभा। थर्ड वन इज राज्यसभा। सो देयर आर थ्री डिफरेंट विंग्स ऑफ पार्लियामेंट, राइट। तीन अलग अलग विंग्स है पार्लियामेंट के, एक है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा, राइट। सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एन
इज एन इंडिविजुअल, राइट? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? ही इज एन इंडिविजुअल और शी इज एन इंडिविजुअल, राइट? राज्यसभा क्या है? एक इलेक्टेड सेलेक्टेड मेंबर्स की बॉडी, या आप कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स की बॉडी, ऐसे इलेक्टेड मेंबर्स की बॉडी जो कि जनता के द्वारा चुने गए नहीं है। और लोकसभा क्या है? एक ऐसे इलेक्टेड मेंबर्स की बॉडी जो कि जनता के द्वारा चुनी गई है, राइट? सो देयर आर 3 डिफरेंट पार्ट्स, लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इनके बारे में अगर हम देखें तो लोकसभा क्या है? लोकसभा इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय पीपल। ठीक है, जबकि जो राज्यसभा होती है, दिस इज नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय पीपल बट दे आर इलेक्टेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल। They are elected by the representatives of the people. इसका मतलब क्या हुआ अभी समझेंगे थोड़ी देर में। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या हुआ अभी थोड़ी देर में समझेंगे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इट इज ही इज ऑल्सो और शी इज ऑल्सो एन इलेक्टेड मेंबर, बट अगेन इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ओनली, नॉट बाय द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, नॉट बाय सिटीजन्स। इलेक्शन प्रेसिडेंट का भी होता है लेकिन सिटीजन्स डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते हैं। कौन इलेक्ट करता है? रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द सिटीजन्स, राइट? सो लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लोकसभा जो होता है, लोकसभा जो होता है, दैट इज बेसिकली दिस बॉडी इज इन एग्जिस्टेंस फॉर 5 years अंडर नॉर्मल कंडीशंस। नॉर्मल कंडीशंस की अगर हम बात करें तो 5 साल तक के लिए इसका इलेक्शन होता है। और सेम गोज विथ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड सेम डज नॉट गो विद द राज्यसभा, इट इज 6 years। ठीक है, 5 साल के लिए लोकसभा का इलेक्शन होता है, 5 साल के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन होता है और 6 साल के लिए इलेक्शन होता है इसका राज्यसभा के मेंबर्स का। यहां पे इलेक्शन लोकसभा का नहीं होगा, ध्यान से सुनिएगा, लोकसभा का इलेक्शन नहीं होता है, ना ही राज्यसभा का इलेक्शन होता है। इलेक्शन या सिलेक्शन किसका होता है? यहाँ पे इनके मेंबर्स का। ठीक है, तो ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है और ये बॉडी किससे मिलकर के बनी हुई है? ये बॉडी मिलकर के बनी हुई होती है इसके खुद के मेंबर्स से। ठीक है, तो आप ऐसा इसको कह सकते हैं, यू मे से दैट members of Lok Sabha formulate the Lok Sabha। ठीक है, सो लोकसभा जो है ये ग्रुप ऑफ मेंबर्स है। तो आखिर लोकसभा ऐसी कोई एक इंसान नहीं है लोकसभा। ठीक है, मोर देन ऑलमोस्ट 550 के आसपास जो मेंबर्स होते हैं वो सब मिला करके लोकसभा का गठन करते हैं। वैसे ही राज्यसभा का होता है, सेम लॉजिक। जो मेंबर्स ऑफ राज्यसभा होते हैं या जिनको हम राज्यसभा एमपीज बोलते हैं या मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट थ्रू राज्यसभा बोलते हैं, वो क्या होते हैं? वो फॉर्मुलेट करते हैं राज्यसभा को। और प्रेसिडेंट क्या है? प्रेसिडेंट इज ए सिंगल एंटाइटी, वो ग्रुप ऑफ मेंबर से मिलकर के बना हुआ एंटाइटी नहीं है, इट इज अ सिंगल एंटाइटी। सो दीज 3 बॉडीज आर देयर विच आर द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट हु इज द हेड ऑफ द कंट्री एज वेल या हेड ऑफ द यूनियन। ठीक है, सो प्रेसिडेंट इज बेसिकली द हेड ऑफ द यूनियन, यहां से आप लिख सकते हैं इज द हेड ऑफ द यूनियन, राइट? और फिर उसके बाद लोकसभा जो कि जनता डायरेक्टली इलेक्ट करती है और राज्यसभा जो कि इनडायरेक्टली इलेक्ट करती है या फिर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। ठीक है, 6 साल के लिए, 5 साल के लिए, 5 साल के लिए। जो राज्यसभा होता है इसके मेंबर्स, इसके 1/3 ऑफ द मेंबर्स एवरी 2 years रिटायर होते हैं। ठीक है, 1/3 of the members retire and
जब वो रिटायर होंगे तो उनकी जगह पे कोई नया भी आएगा, सो दे गेट रिप्लेस्ड बाय न्यू मेंबर्स एवरी 2 years। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। हर 2 साल में लोकसभा के, राज्यसभा के 1/3 जो लोग हैं वो रिटायर हो जाते हैं और 1/3 नए आते हैं। ठीक है, 1/3 एवरी 2 years। लेकिन जो लोकसभा है, जैसे कि पिछली जो लोकसभा थी वो कब थी, 2014 में, पिछली की पिछली इनफैक्ट, फिर 2019 में चुनी गई। अब नेक्स्ट नंबर कब आएगा, 2024 में नंबर आएगा। ठीक है, 2014, 19, 24। तो बाय डिफॉल्ट ये 5 साल का साइकिल चल रहा है। इससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो 2009 में, 2004 में, 2000 इनफैक्ट 1999 में तो इस तरीके से चला रहा था। 1999 के पहले वो पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा था। तो बीच में भंग भी हो जाती है, जो लोकसभा है वो बीच में भंग हो सकती है, डाइल्यूट हो सकती है, या फिर आप कह सकते हैं कि उसको डिसॉल्व किया जा सकता है, राइट। अलग अलग उसके तरीके होते हैं। तो फिलहाल ये पैटर्न चल रहा है कि 2014 में चुनी गई थी लोकसभा, फिर 2019 में, अब अगला नंबर है 2024 में, इफ एवरीथिंग गोज फाइन। इमरजेंसी के कंडीशन में 1 साल तक हम लोकसभा को एक्सटेंड कर सकते हैं। अंडर नॉर्मल कंडीशंस हम 6 महीने तक एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। जबकि जो राज्यसभा है, अच्छा, लोकसभा जो है वो हर 5 साल में इसका डिसॉल्व होना तय है। अंडर नॉर्मल कंडीशन हम यहां पे लिख सकते हैं कि अंडर नॉर्मल कंडीशंस अंडर नॉर्मल कंडीशंस लोकसभा डिसॉल्व्स एवरी 5 ईयर। ठीक है, हर 5 साल में लोकसभा क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, हर 5 साल में। ठीक है, 14 में हुई, फिर 19 में हुई, फिर 24 में हुई, फिर फ्रेश इलेक्शंस होंगे, नई लोकसभा चुनी जाएगी, फिर उसके बाद वो 5 साल तक काम करेगी अगेन अंडर नॉर्मल कंडीशंस। ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को इग्नोर ना करें। अंडर नॉर्मल कंडीशंस मैंने बोला, कोई इमरजेंसी जैसी सिचुएशन नहीं है देश में, कोई सरकार गिर नहीं रही है, सब कुछ नॉर्मल है, तो 5 साल में ये री इलेक्ट की जाती है। प्रेसिडेंट हर 5 साल में री इलेक्शन होता है इनका। जो राज्यसभा है ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है। राज्यसभा इज, इट नेवर गेट्स डिसॉल्व। नेवर गेट्स डिसॉल्व, यानी कि राज्यसभा कैसी है, राज्यसभा अमर है। राज्यसभा कैसी है, राज्यसभा अमर है। ठीक है, राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि राज्यसभा खत्म हो गई, ऐसा कभी नहीं होगा। हमेशा 2 साल के अंतराल में 1/3 मेंबर नए आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, कभी भी कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होगी। तो राज्यसभा कैसा हाउस हुआ, ये परमानेंट हाउस हुआ। ठीक है, ये कैसा हुआ, टेम्परेरी हाउस हुआ, ये 5 साल में चेंज होता है। ठीक है, तो लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया। अब इसके बाद, जैसे आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल होते हैं। ठीक है, और राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज होते हैं। ध्यान से समझिएगा इस डिफरेंस को, ध्यान से समझिएगा इस डिफरेंस को। जो लोकसभा के मेंबर्स हैं वो कैसे होते हैं, दे आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ सिटीजन्स। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ सिटीजन्स या फिर कॉमन मैन, ये आपके डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है। आपके जो भी आपका लोकसभा क्षेत्र है या संसदीय क्षेत्र है, वहां पे हर 5 साल में चुनाव होगा। लास्ट टाइम 2019 में चुनाव हुआ था अंडर नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, अगर किसी ने सीट छोड़ी नहीं थी या फिर कुछ किसी की डेथ नहीं हुई थी तो 2019 में चुनाव हुआ। आपके इलाके में जिस किसी को भी आप सभी ने सबसे ज्यादा वोट दिया वो जीत के आ गया, तो वो क्या हुआ, वो आपका रिप्रेजेंटेटिव हुआ, वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि मुझे अगर संसद में एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, मुझे अगर संसद में अपनी बात को रखवाना है तो मैं किससे कांटेक्ट करूंगा, मैं अपने लोकसभा के जो मेरे इलाके से जो मेंबर होगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा लोकसभा के लिए, मैं उसको डायरेक्टली बोल सकता हूं क्योंकि उसको मैंने चुन करके भेजा है। लेकिन जो राज्यसभा है ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कॉमन मैन ना हो करके डायरेक्टली
रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरीज होते हैं। सो दे आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज, राइट। स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी, नाम क्या है? राज्यसभा, राज्य यानी कि स्टेट, ठीक है। लोकसभा, लोक यानी कि कॉमन पीपल, कॉमन मैन, राइट। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन राज्यसभा एंड लोकसभा, ठीक है। यहां तक क्लियर है सभी को? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहां तक क्या सबको क्लियर है? एक बार जल्दी से बता दो चैट में। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, 1/3 यस। ठीक है, चलो अब बात करते हैं आगे। अभी जैसे कि हालांकि ये यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं? लोकसभा और राज्यसभा की, साथ में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। लेकिन अभी रिसेंटली चुनाव हुए। कहाँ पे चुनाव हुए? 5 राज्यों में चुनाव हुए, ठीक है। बहुत मजा आया होगा सबको। कहाँ कहाँ चुनाव हुए? यूपी में चुनाव हुए, उत्तराखंड में चुनाव हुए, उत्तराखंड में चुनाव हुए, और कहाँ हुए? मणिपुर में चुनाव हुए, और कहाँ हुए? गोवा में हुए, और पंजाब में हुए, ठीक है। तो 5 राज्यों में भी चुनाव हुए। अब थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा कि ये कैसे लोकसभा या राज्यसभा या पार्लियामेंट से रिलेटेड है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि हमारा जो लोकसभा है या राज्यसभा है या फिर ओवरऑल पार्लियामेंट है, वो किसके लिए फंक्शन करता है? पार्लियामेंट फंक्शन करता है किसके लिए? देश के लिए, यानी पूरे इंडिया के लिए, यूनियन के लिए। वैसे ही हमारे राज्यों में क्या होता है? राज्यों में होता है असेंबली, असेंबली, राइट, या विधानसभा जिसको हम बोलते हैं, वो स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरीज के लिए काम करता है। स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी के लिए काम करता है, राइट। सो पार्लियामेंट पूरे देश के लिए या सेंट्रल के लिए या फिर यूनियन के लिए, और असेंबली काम करती है स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज के लिए। अब जैसे यूपी की अगर हम बात करें तो अभी आपने रिसेंटली देखा होगा यूपी में कौन सी पार्टी जीती है? किस पार्टी की सरकार बनी यूपी में? ये तो मेरे ख्याल से सबको पता होगा, सारे लोगों को पता होगा कि यूपी में किस पार्टी की सरकार बनी है, ठीक है। चलो, यस। सो उत्तर प्रदेश में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, ठीक है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, राइट। तो यहां पे आपने देखा होगा, जब आपने इलेक्शन देखा होगा, ठीक है, तो ओके, देयर आर फ्यू क्वेश्चंस हियर। एग्जीक्यूटिव कैलिस्टा, ये एग्जीक्यूटिव होता है। आपने स्पेलिंग थोड़ी सी गलत लिखी है मेरे ख्याल से, आपने स्पेलिंग मिस्टेक किया है। तो एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है जो एग्जीक्यूट करे, प्लान्स को एग्जीक्यूट करे, राइट। अब इसको ऐसे समझो कि जैसे आपने लॉस बना दिए, लॉस फॉर्मुलेट कर दिए, राइट। तो हमारा देश किससे चलता है? लॉ बाइंडेड है, तो लॉस, रूल्स, रेगुलेशंस, नियम से चलता है। तो उन नियम को रेगुलेट कौन करेगा? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं तीनों में डिफरेंस क्या है। तीनों में डिफरेंस क्या है? हम लोग क्या करते हैं? हम बाहर जाते हैं अपनी गाड़ी, स्कूटी या फिर कार लेकर के, और रोम अराउंड करते हैं पूरे शहर में, वापस आ जाते हैं घर में। ये हर दिन का हमारा काम है, ठीक है। आप अकेले अगर नहीं जाते होगे तो अपने फादर या मदर के साथ जाते होगे, भैया के साथ जाते होगे। तो जब आप जाते हो स्कूटी लेकर के, आप निकले तो ट्रैफिक सिग्नल आता है, राइट। ट्रैफिक सिग्नल में आप क्या करते हो? रुक जाते हो। अगर आप एक जिम्मेदार नागरिक हो तो अगर रेड लाइट होगी आप रुक गए, अगर ग्रीन लाइट हुआ तो आप निकल गए, अगर येलो लाइट या फिर ऑरेंज लाइट हुआ तो आपने देखा फिर आप निकल गए। तो अब यहाँ पे 3 चीजें होती हैं, ध्यान से समझिएगा। रेड लाइट पे रुकना है या फिर नहीं रुकना है। ये रूल किसने बनाया है? ये रूल बनाया है, ये इस रूल बनाने वाली पार्टी को हम बोलते हैं लेजिस्लेचर, ठीक है। ये रूल किसने बनाया है? लेजिस्लेचर ने। रूल कौन बनाता है? लेजिस्लेचर। ये क्या करता है? रूल का बनाना, ठीक है। लेजिस्लेचर ने रूल बना दिया कि आपका जब
क्या होगा, जब आपको रेड लाइट दिखेगी तो आपको रुकना है, तो ये काम किसका होता है, लेजिस्लेचर का। ठीक है, ये काम होता है लेजिस्लेचर का। ठीक है, अच्छा अब दूसरा क्या है, इस रूल को लागू कौन करवाएगा। अब संसद ने या फिर किसी प्रदेश की विधानसभा ने, विधायकों ने मिल करके रूल तो पास कर दिया। ठीक है, हो सकता है कल को रूल चेंज हो जाए, कल को कोई ये कह दे कि नहीं नहीं आपको रेड लाइट देख करके कुछ नहीं करना है। जैसे अभी अभी यूपी का जब इलेक्शन चल रहा था तो एक बहुत मजेदार कहानी हुई। एक नेता है वहां पे, उनका नाम है ओपी राजभर, अगर आप लोगों ने सुना हो तो। ठीक है, उनका नाम है ओपी राजभर। तो उन्होंने एक तर्क दिया, उनका तर्क बहुत मजेदार था, पता नहीं ये सही सही इसको लिया जाए या गलत लिया जाए। मुझे थोड़ी देर के लिए सही भी लगा और थोड़ी देर के लिए बहुत ही कुतर्क वाला भी लगा। पर उनका तर्क ये था कि जो एक ट्रेन होती है उसमें 72 सीट्स अलॉटेड होती है, राइट। ट्रेन में 72 सीट्स अलॉटेड होती हैं एक बोगी में, और उसमें भर के जाते हैं 200 300 ऐसे लोग जाते हैं, राइट। फिर एक जो जीप होती है उसमें 9 सीट्स अलॉटेड होती हैं, और उसमें वो कह रहे थे कि 22 प्लस लोग जाते हैं भर के। ठीक है, तो जब हम एक बाइक में जाते हैं जिसमें कि 2 सीट्स अलॉटेड होती हैं, किसी बाइक या फिर स्कूटी या फिर टू व्हीलर में सिर्फ 2 लोगों को बैठने का उसमें हक होता है, वो भी विथ हेलमेट। अगर तीसरा कोई पाया जाता है तो उससे क्या होता है, चालान कर लिया जाता है। ठीक है, उसमें 2 ही लोग अलाउड हैं। तो उनका यह कहना था कि अगर 72 सीटों वाली ट्रेन में 200 लोग जा सकते हैं, 9 सीटों वाली कार में या सॉरी जीप में 22 लोग जा सकते हैं, तो 2 सीटों वाली जो हमारी बाइक है या स्प्लेंडर प्लस है या डिस्कवर है या अपाची है, उस पे 3 लोग क्यों नहीं जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम अपनी सरकार में इसको क्या कर देंगे, 2 से 3 कर देंगे, यानी कि अब 3 लोग सेफली किस पे जा सकते हैं, किस पे जा सकते हैं, बाइक में जा सकते हैं। ठीक है, हो सकता है वो बिना हेलमेट भी लागू कर देते, लेकिन पता नहीं अच्छी या बुरी बात क्या है, बट उनकी सरकार आई नहीं और ना ही ये रूल जो है ये अब लागू होने वाला है। तो अब इसमें क्या हुआ, इसके लिए इनको काफी मॉक भी किया जा रहा था, बहुत सारे लोग इनका समर्थन भी कर रहे थे। ठीक है, बहुत सारे लोग इनको मॉक कर रहे थे कि ये क्या वाहियात सा रूल इन्होंने ला दिया। पर लॉजिकली आप देखें तो 2 सीट्स जो हैं वो इसलिए रखी जाती हैं ताकि एक्सीडेंट वगैरह के चांसेस कम रहे, क्योंकि अगर एक्सीडेंट हुआ तो ज्यादा वल्नरेबल बाइक वाले ज्यादा वल्नरेबल होते हैं रादर देन ट्रेन या फिर जीप। लेकिन लॉजिक कुछ हद तक सही था, बट ठीक है। तो अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि लेजिस्लेचर जो है वो क्या करता है, रूल को बनाता है, यानी कि ट्रैफिक नियम आपको फॉलो करना है, ये किसने बताया, लेजिस्लेचर ने। लेकिन क्या कोई विधायक या सांसद या फिर राज्यसभा का मेंबर या लोकसभा का मेंबर आपके पास आकर के आपसे बोलेगा कि भैया ये रूल मैंने बनाया है और आपको फॉलो करना होगा, आप नहीं करोगे तो आपको डांट पड़ेगी या फाइन पड़ेगा या डंडे पड़ेंगे। कोई सांसद विधायक नहीं आता है आपसे कहने। उनके अंडर कौन होता है, उनके अंडर होता है एग्जीक्यूटिव, कैलिस्टा उनके अंदर होता है एग्जीक्यूटिव। ठीक है, जिसको हम ये कहते हैं कि पूरी जो सरकारी तंत्र होता है, एक तो सरकार एक्चुअल में या जो गवर्नमेंट होती है, ये जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है ना, दीज आर नॉट गवर्नमेंट, दे आर नॉट द गवर्नमेंट, दे आर जस्ट अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। हम नॉर्मली बोल देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार या फिर कांग्रेस की सरकार या आम आदमी पार्टी की सरकार, तो आम आदमी पार्टी उस सरकार का लेजिस्लेटिव हिस्सा है। एग्जीक्यूटिव हिस्सा कौन है, जो हमारे आईएएस अधिकारी होते हैं, आईपीएस अधिकारी होते हैं, मैजिस्ट्रेट होते हैं, या फिर फॉर दैट मैटर टीचर्स होते हैं, पुलिसमैन होते हैं, या जो भी ऊपर से लेके नीचे तक, फ्रॉम एन आईएएस ऑफिसर टू अ प्यून, जो पूरा एक तंत्र होता है जिसमें लाखों लोग हजारों लोग काम करते हैं, तो वो होता है एग्जीक्यूटिव, जिसका कि हेड कौन होता है। अगर हम यूनियन गवर्नमेंट की बात करें तो हेड होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो कौन होता है हेड, चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट वेरी स्टेट। तो एग्जीक्यूटिव का काम होता है रूल्स को फॉलो कराना। तो जब एक बार रूल बन गया कि आपको बाइक में 2 ही लोगों को ले जाना है, तो 2 से 3 अगर हो गए तो आपने रूल ब्रेक किया, या फिर अगर आपने हेलमेट नहीं लगाया तो आपने रूल ब्रेक किया। तो रूल ब्रेक करने में, रूल आप ब्रेक ना करें, ये कौन इंश्योर करता है, एग्जीक्यूटिव। कैसे, पुलिस खड़ी रहती है जगह जगह पे, ठीक है, कैमरे लगे हुए हैं जगह जगह पे, तो ये भी एग्जीक्यूटिव का ही पार्ट है। ठीक है, स्पीड गन्स लगे होते हैं जहां पे आप स्पीडिंग ना करें। अगर आपने गलती से कहीं पे कुछ गलती की है तो आपको पुलिस वाले पकड़ लेंगे, फिर वहां से चालान आपका आएगा, आपको फाइन भरवाया जाएगा, और एक तरीके से आपको उसकी पनिशमेंट मिलेगी ताकि आप दोबारा ये काम ना करें। तो ये काम होता है किसका, एग्जीक्यूटिव का। अगर वो काम एग्जीक्यूटिव से भी नहीं हुआ,
रूल को फॉलो नहीं किया गया, ठीक है, एग्जीक्यूटिव उसको रूल को फॉलो कराने में नाकाम रही, या फिर आपने ब्रेक कर दिया कोई रूल और सुलह नहीं हो पा रही है, तो फिर तीसरा जो तंत्र आता है वो क्या है, जुडिशरी। थर्ड पार्ट इज जुडिशरी, जिसमें हमारे पास कोर्ट्स होते हैं, चाहे वो सिविल कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो, हाई कोर्ट्स हो, सुप्रीम कोर्ट हो। सुप्रीम कोर्ट सबसे हाईएस्ट कोर्ट होता है, तो फिर वहां पे कोर्ट्स में हम जाते हैं। आपने चालान नहीं भरा तो आपको कोर्ट में पेश होना पड़ेगा, आपने फाइन नहीं भरा तो आपको कोर्ट में पेश होना पड़ेगा, या फिर फॉर दैट मैटर, ये तो मैंने सिर्फ ट्रैफिक सिग्नल्स की, ट्रैफिक रूल्स की बात की, आपने कहीं पे कोई और रूल ब्रेक किया, आपने कोई कहीं पे किसी ने कोई चोरी कर दी, किसी ने कोई मर्डर कर दिया, ठीक है, किसी भी तरीके से कोई क्राइम किया, तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, जो जुडिशरी है उसका रोल यहाँ पे शुरू हो जाएगा। आई होप आई एम क्लियर विद द मैसेज। ओके, तो एग्जीक्यूटिव का क्लियर है, बाकी लोग भी अपने डाउट्स पूछते रहो, जिसके भी कोई डाउट्स हैं जस्ट कीप आस्किंग, मुझे जब भी टाइम मिलेगा तो आई विल कम बैक टू यू एंड क्लियर योर डाउट्स, ठीक है। चलें आगे बढ़े। तो हाँ, तो यहां से अब जैसे अभी यूपी में हुआ, तो यूपी में बीजेपी की सरकार बनी, अब यहाँ पे कितनी सीट्स हैं, यूपी में है नंबर ऑफ सीट्स 403, ठीक है, 403 सीट्स में 202 सीट्स चाहिए होती है, किसके लिए, मेजॉरिटी के लिए, ठीक है। तो बीजेपी प्लस उनके जो अलायंस है उन्होंने मिला करके, ठीक है, अच्छी खासी सीट्स, मतलब 250 प्लस इनकी सीट्स हैं, ठीक है, तो इन्होंने अपना अलायंस बना करके और क्या कर लिया, सरकार बना ली, राइट। सेम गोज विथ उत्तराखंड, उत्तराखंड में टोटल 70 सीट्स हैं, जिसमें 36 सीट्स चाहिए होती हैं गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए। गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए बेसिकली जो रूल होता है वो हाफ वे मार्क से एक ज्यादा, अगर इवन नंबर ऑफ सीट्स हैं तो डिवाइडेड बाई 2 + 1, और नंबर ऑफ सीट्स हैं तो +1 डिवाइडेड बाई 2, राइट। मणिपुर अगेन, फिर गोवा, गोवा में 40 के आसपास सीट्स हैं, ठीक है, मणिपुर में 60 के आसपास सीट्स हैं, और पंजाब में 117 सीट्स है, जहां पे आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार बनाई। तो ये अलग अलग राज्यों में अभी अभी चुनाव हुआ, आप इसको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक छोटा मॉडल आप समझ सकते हैं। जैसा पार्लियामेंट में होता है, लोकसभा का जब चुनाव होता है तो अलग अलग पार्टीज कॉन्टेस्ट करती हैं इलेक्शन में, फिर पार्टीज का कोलिशन भी होता है, जिस कोलिशन का या फिर जिस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का जो हाफवे मार्क है वो क्रॉस हो जाता है, उसकी सरकार बनती है, ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से ये काम होता है, ठीक है। इनका बयान आप जरूर सुनिएगा, इन्होंने एक अच्छा खासा बयान दिया था जो मैंने अभी आपको समझाया। तो इनका लॉजिक जो है ये था कि 2 से 3 लोगों को बिठा दिया जाए, लेकिन वो वैसा काम होता नहीं है। अगर इनकी सरकार आ जाती तो हो सकता है कि ऐसा काम हो जाता, बट अनफॉर्चुनेटली इनकी सरकार आई नहीं, ठीक है। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। चलो, राज्यसभा और लोकसभा में एक चीज और यहाँ पे आपको बता देता हूँ। 6 ईयर्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, जो इनके मेंबर्स होते हैं, इनके जो इलेक्शन का आप कह सकते हैं कि टेन्योर होता है, वो तो 5 साल और 6 साल होता है, लेकिन वो मिनिमम एज जिसके बाद किसी भी मेंबर को हम राज्यसभा या लोकसभा भेज सकते हैं, तो यहाँ पे होता है 25 ईयर्स, ठीक है। राज्यसभा में होता है 30 ईयर्स, और जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है इसका होता है 35 ईयर्स मिनिमम एज। इससे पहले आप लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द रिस्पेक्टिव एज बैरियर फॉर एनीवन टू गेट इलेक्टेड एज अ राज्यसभा मेंबर, अ लोकसभा मेंबर और द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका कोई लॉजिक, व्हाट इज रेलेवेंस ऑफ 6 ईयर, 6 ईयर का कोई ऐसा वो नहीं है, बस आप ये समझ लीजिए कि हर 2 साल में 1/3 इलेक्टेड जो मेंबर्स होते हैं उनको हम री इलेक्ट करते हैं, 1/3 को रिटायर करते हैं, और इस तरीके से ये चीजें चलती जाती हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए अब बात करते हैं हम लोग लोकसभा और राज्यसभा के कॉन्स्टिट्यूट, मतलब ये इनमें मेंबर्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा
एज वेल एज राज्यसभा। और बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सर कितने मेंबर्स होते हैं राज्यसभा में, कितने मेंबर्स होते हैं लोकसभा में। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इसको। लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, चलिए बताइए आप लोग कितने मेंबर्स होते हैं राज्यसभा में, कितने होते हैं लोकसभा में, जल्दी से विद इन 10 सेकेंड्स चैट में जल्दी से बताओ लोकसभा में और राज्यसभा में कितने मेंबर्स होते हैं ऑल टुगेदर, अगर किसी को आता है तो जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ। 25। साइमा परवीन बहुत दूर हो यार। 25 मे बी 15। नो नॉट एट ऑल। 15 और 25 तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत दूर हो। और लोग बताओ, बाकी लोग जितने भी लोग यहाँ पे हैं, जस्ट गिव मी आंसर। व्हाट इज द नंबर ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा एंड लोकसभा? व्हाट इज द नंबर ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा एंड लोकसभा? बताओ बताओ बताओ। नो, अभी तक किसी ने सही नहीं बताया है। ठीक है, एक आंसर आया है जो कि थोड़ा पास है, बरकतुल्ला 543। पास क्या है, पार्शियली करेक्ट भी है। साइमा परवीन सिंह 40, राज तिलक सिंह 10, 7, 15, नो, रॉन्ग। बाकी लोग भी बता दो। चलिए देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक कैच है, आप ध्यान से सुनिएगा और एक ही बार में ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कहाँ पे कितने हैं। कुछ टर्म्स हैं उनको आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे लोकसभा और राज्यसभा के मैक्सिमम स्ट्रेंथ की। मैक्सिमम स्ट्रेंथ, राइट। मैक्सिमम स्ट्रेंथ यानी कितने हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं देश के अंदर लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स। ये है मैक्सिमम स्ट्रेंथ। लॉजिकली या फिर लीगली कितने हो सकते हैं। फिर एक दूसरा टर्म यहां पे आता है कि करंट स्ट्रेंथ कितनी है, राइट। तो एक हुआ मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, एक होता है कि करंट स्ट्रेंथ लोकसभा या फिर राज्यसभा की कितनी है। फिर करंट में भी हम देखेंगे कि नॉमिनेटेड कितने हैं, इलेक्टेड कितने हैं। ठीक है, तो कोई ऐसा जो इन सवालों का जवाब देना चाहे। 545 लोकसभा, विशाल इज सेइंग 543। और बाकी लोग जल्दी से देखिए। जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ यहाँ पे लोकसभा की है, दैट इज हाउ मच, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा इज 552। मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा इज 552 मेंबर्स। इतने मैक्सिमम देश के अंदर लोकसभा के मेंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, करंट कितने हैं, 545। ठीक है, जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है राज्यसभा की वो कितनी है, 250, दैट इज 250 मेंबर्स। करंट कितने हैं, 245 मेंबर्स, राइट। करंट है 245 मेंबर्स। दोनों में डिफरेंस समझिएगा। ये वो मेंबर्स हैं जो कि मैक्सिमम देश के अंदर हो सकते हैं, ये वो हैं जो कि अभी है, करंटली है। सेम गोज फॉर लोकसभा एज वेल। अब करंट जो स्ट्रेंथ है लोकसभा की 545, इसमें से 543 होते हैं कैसे, इलेक्टेड। ये होते हैं इलेक्टेड, और 2 मेंबर्स होते हैं नॉमिनेटेड। दो मेंबर्स होते हैं नॉमिनेटेड, राइट। जो राज्यसभा है उसमें जब 250 यानी कि मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से अगर हम कंसिडर करें तो इसमें से 238 होते हैं इलेक्टेड और 12 होते हैं नॉमिनेटेड। लेकिन अभी स्ट्रेंथ कितनी है, 245। तो इस 245 में से 233 होते हैं इलेक्टेड और या फिर सेलेक्टेड आप उनको बोल सकते हैं, और 12 होते हैं नॉमिनेटेड, राइट। तो कुछ इस तरीके से इनका ये बाइफर्केशन होता है। अब इस बाइफर्केशन में भी नॉमिनेटेड का मतलब ये होता है कि उनको इलेक्शन
का प्रोसीजर फॉलो नहीं करना पड़ता है, उनको डायरेक्टली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट कर सकते हैं। अब इस 233 जो हैं, इन 233 में से, इन 233 मेंबर्स में से 229 आते हैं स्टेट से, 229 आते हैं स्टेट से, और 4 आते हैं कहां से? यूनियन टेरिटरी से, राइट। 229 और 4 और 12 होते हैं नॉमिनेटेड, ठीक है। इसी तरीके से जो यहां पे हैं, ये करंट स्ट्रेंथ टोटल है 545, 2 नॉमिनेटेड होते हैं, 543 होते हैं फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स एज वेल एज यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। तो ये है हमारा राज्यसभा और लोकसभा का मैक्सिमम स्ट्रेंथ, करंट स्ट्रेंथ और उनका बाइफर्केशन नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर्स में से, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, है ना। अब इसमें भी जो हमारे जैसे कि हमारे 552 जो मेंबर्स होते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो होती है, इसमें से 2 कैसे होंगे? नॉमिनेटेड। और 550 कैसे होंगे? 550 होंगे इलेक्टेड। अगर हम इसमें से देखें तो इसमें से 550 होंगे इलेक्टेड और 2 होंगे नॉमिनेटेड, ठीक है। तो जो 550 इलेक्ट होते हैं, इन 550 में से 530 इलेक्ट होते हैं स्टेट से और 20 इलेक्ट होते हैं यूनियन टेरिटरीज से, राइट। सो इस तरीके से बाइफर्केशन होता है हमारा लोकसभा का और राज्यसभा का। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि डायरेक्टली जब आप एग्जाम्स में जाएंगे ना, खास करके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, तो आपके पास क्वेश्चंस इसी में से कम 10 क्वेश्चंस बन सकते हैं, एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस, और सारे क्वेश्चंस रेलेवेंट है। व्हाट इज द करेंट स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा? 4 ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे, एक ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा, 2 और आ जाएंगे। व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा? व्हाट इज द करेंट स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा? व्हाट इज द करेंट स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा फ्रॉम स्टेट्स? व्हाट इज द करेंट नंबर ऑफ इलेक्टेड राज्यसभा मेंबर्स फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज? या फिर नॉमिनेटेड मेंबर्स कितने होते हैं, जिनको भी कौन नॉमिनेट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये 2 होते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, ठीक है। तो कितने एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से होते हैं, कितने यहाँ पे, जैसे आपने सुना होगा सचिन तेंदुलकर, राइट। तो सचिन तेंदुलकर इन्हीं 12 में से एक थे, सचिन तेंदुलकर। he was a nominated member, right, out of those 12 members. So इस तरीके से अलग अलग लोग जो है वो नॉमिनेट होते हैं या फिर इलेक्ट होते हैं, और इस तरीके से इनकी स्ट्रेंथ होती है। तो 543 टोटल इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लोकसभा के अंदर। इसी वजह से जो हाफवे मार्क होता है, आपने अक्सर सुना होगा चुनावों में 272 होता है, 273 इनफैक्ट, ठीक है, 272 प्लस। तो 272 प्लस या फिर 273 सीट्स अगर कोई पार्टी लेकर के आती है, उसको हम बोल देते हैं कि वो मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट यहाँ पे बनाती है। तो वो इसी से लॉजिक आता है कि 543 का क्या +1 डिवाइडेड बाई 2, ये मिनिमम नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है, मेजॉरिटी के लिए, राइट। राज्यसभा में मेजॉरिटी तो होती है, लेकिन सरकार बनाने जैसी कोई चीज नहीं होती राज्यसभा में। सरकार जो देश की होती है वो कौन बनाता है? लोकसभा बनाती है। यहीं से सिलेक्शन होता है या इलेक्शन होता है, इलेक्शन तो नहीं, सिलेक्शन ही बोलेंगे, सिलेक्शन होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का और उसके यूनियन कैबिनेट का। गृह मंत्री कौन होगा, रेलवे मंत्री कौन होगा, या फिर आप कह सकते हैं कि डिफेंस मंत्री, तो ये सारे, विदेश मंत्री कौन होगा, ये सारा का सारा लोकसभा से यहाँ पे तय होता है। जो राज्यसभा होता है वो कैसा है? परमानेंट हाउस है, वहां पे सरकार के आने या जाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, एक पर्टिकुलर टाइम पे किसी न किसी पार्टी की मेजोरिटी यहाँ पे होगी। तो जैसे जब हम बिल्स पास कराते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि राज्यसभा, बहुत सारे बिल्स ऐसे होते हैं जहाँ राज्यसभा लोकसभा दोनों की मेजोरिटी चाहिए होती है, ठीक है। और तो इस वजह से सरकारें हमेशा ये चाहती हैं कि हमारी मेजोरिटी राज्यसभा और लोकसभा दोनों में रहे। लेकिन ओवरऑल अगर आप सरकार की बात करेंगे तो वो यहाँ पे लोकसभा से रन होती है। क्लियर? साइमा बेटा तुक्का नहीं मारना है, 524, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2-3 लोगों ने लिखा है, कुछ लोगों ने लिखा है 545, कुछ लोगों ने लिया है 543। तो अब ध्यान से समझो 543 और 45 का क्या लॉजिक है। 543 क्या है? इलेक्टेड मेंबर्स की करंट स्ट्रेंथ। 543 इज द करंट स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स।
545 क्या है? टोटल करंट स्ट्रेंथ। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है क्योंकि दो यहां पे नॉमिनेटेड भी होते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर है सभी को। ठीक है, चलो तो अब देखिए यहां पे हमने क्या क्या चीजें देखी आज के, हमारा पार्लियामेंट क्या है, किस बॉडी को हम पार्लियामेंट बोलते हैं, किन किन चीजों से मिलकर के बना हुआ है पार्लियामेंट। अभी बहुत सारी चीजें हैं जो इन डेप्थ हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे की क्लासेस में, तो उनको भी हम लोग देखेंगे। लेकिन आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा कि पार्लियामेंट क्या होता है, क्यों जरूरत पड़ी पार्लियामेंट की। मैंने शुरुआत में आपको थोड़ा सा बताया था कि क्योंकि हम डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो हम जनता को अधिकार देते हैं। जनता को अधिकार कैसे मिलेगा? हर एक जनता, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? 140 करोड़ प्लस। तो अगर हमने सबको बोल दिया कि जाओ भाई तुम्हारा अपना अधिकार है, तो 140 करोड़ लोग दिल्ली पहुंच जाएंगे या अपने अपने स्टेट के गवर्नमेंट के ऑफिस में पहुंच जाएंगे और वहां बोलेंगे कि मुझे राशन दे दो, या फिर मुझे नौकरी दे दो, या फिर मुझे बिजली दे दो, सड़क दे दो, पानी दे दो। तो ये हमें नहीं करना, इससे केओस मच जाएगा और देश चल नहीं पाएगा। तो हमारे लिए क्या चाहिए? रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव कहाँ बैठते हैं? रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं पार्लियामेंट में, राज्यसभा और लोकसभा मेंबर्स के फॉर्म में। ठीक है, अब वो जो पार्लियामेंट है उसके तीन प्रमुख अंग होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राज्यसभा, लोकसभा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में हमने थोड़ा सा देखा था, बाकी आगे के क्लासेस में हम लोग और चीजें देखेंगे प्रेसिडेंट के बारे में। प्राइमरीली हमने देखा यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा इज ए परमानेंट हाउस, लोकसभा इज ए टेम्परेरी हाउस। ठीक है, राज्यसभा जो है वो उसके मेंबर्स 6 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, लोकसभा 5 साल के लिए इलेक्ट होता है। चलो इन चीजों को मैं आपसे क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछता हूं। आप मुझे ये बताओ जल्दी से कि जो लोकसभा का मेंबर होता है, लोकसभा का जो मेंबर होता है उसके चुने जाने के लिए मिनिमम एज क्या होती है? जल्दी से, विद इन 10 सेकेंड्स, व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर अ मेंबर टू बी इलेक्टेड टू द लोकसभा? 25। करेक्ट 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 करेक्ट। चलिए सेम लीक में एक और क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर अ पर्सन टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर आपको बनना है तो कितनी मिनिमम एज चाहिए? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए? राज तिलक ने दिया है 28 साल। ओके, राज तिलक जो नियम है ना, नियम और कानून, वो कौन बनाएगा? लेजिस्लेचर बनाएगी। आप खुद ही बनाने लग गए 28 साल अपने मन से, हैं? खुद से ही बनाने लग गए। अभी तो बताया था मैंने आपको 35 ईयर्स, राइट? इट इज 35 ईयर्स, 35 ईयर्स। राइट, क्लियर? चलो अब एक और सवाल, सवाल ये है कि व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर अ पर्सन टू बी इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ असेंबली? अगर आपको विधानसभा चुनाव, अभी यूपी में विधानसभा चुनाव हुए ना, विधायक चुने गए हैं, तो असेंबली में जाने के लिए या फिर विधायक बनने के लिए जो मिनिमम एज है उसकी क्या होती है? जल्दी से, ये मैंने आपको बताया नहीं है बट जल्दी से अगर किसी को पता है जल्दी से बताओ। मिनिमम एज फॉर अ पर्सन, मिनिमम एज for a person to be elected as the member of assembly? इसकी भी एज 25 ही होती है, इसकी भी एज 25 ही होती है, 25 ईयर्स। असेंबली, ठीक है। चलो 18 नहीं, 18 बेटा होती है, 18 होती है हमारी इलेक्शन के लिए, या फिर आप कहें कि वोट डालने के लिए आप जब एलिजिबल होते हैं, वोटिंग राइट जब से आपको मिलता है तो वो होती है 18 ईयर्स होती है वोटिंग राइट के लिए। वोटिंग राइट्स, ठीक है। तो वोटिंग राइट्स आपको कहां से मिलते हैं? 18 साल की उम्र से आपको मिलना शुरू हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर अगर आपको चुनाव लड़ना है तो 25, 30, 35 इस तरीके से इनका बाइफर्केशन है। क्लियर है? क्लियर है? चलो यहां पे एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, जो राज्यसभा होता है इसको हम अपर हाउस भी बोलते हैं।
राज्यसभा को हम अपर हाउस भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? अपर हाउस। लोकसभा को हम क्या बोलेंगे? लोअर हाउस। एल फॉर लोकसभा, एल फॉर लोअर। ठीक है। फिर इनको हाउस ऑफ द पीपल और हाउस ऑफ द कॉमन्स भी बोलते हैं, राइट। परमानेंट हाउस और टेम्परेरी हाउस भी बोलते हैं, तो अलग अलग नाम इनके होते हैं। तो अपर हाउस और लोअर हाउस होते हैं राज्यसभा और लोकसभा के। ये जो स्लाइड है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, क्योंकि यहां से आपको इतने क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जो भी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं नंबर्स के फॉर्म में, कि मतलब आप और अगर आपने ये कर लिया तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आएंगे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो आपसे 100% वो क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, चलिए। तो आई होप कि क्लास काफी इंटरेस्टिंग रही होगी। समझ में आया सबको सारी चीजें? क्लियर है? सारी चीजें समझ में आई? जल्दी से बताओ। देन वी विल वाइंड अप द क्लास। कल फिर मिलेंगे। यस सर, टेस्टिंग क्लास। ठीक है, चलो। इसकी रिकॉर्डिंग जो है आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो बैचेस के अंदर आपको रिकॉर्डिंग अपलोड करा दी जाएगी टीम के द्वारा, तो वहां से देख लीजिएगा। बाकी कल फिर से एक बार मिलेंगे, और इसको रिवाइज करके जरूर आइएगा। यहाँ से आप अगर स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर आप, मैं एक पेजेस का स्क्रीनशॉट आपको दे रहा हूँ, तो अगर आप लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि कल की क्लास में जब आप आएंगे तो आपके पास बहुत सारी चीजें ऑलरेडी आपको पता रहेंगी, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आगे पढ़ने में। ठीक है, चलिए। तो आई विल वाइंड अप द सेशन। मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टाटा, जय हिंद।